રોકડ વ્યવહાર, ઉધાર વ્યવહાર, માલના વ્યવહાર, બેંક સાથેના વ્યવહાર, રોકડ વટાવ, વેપાર વટાવ, વેપારી વટાવ, રોકડ વટાવ, ખરીદ માલ પરત, વેચાણ માલ પરત, गालखाद अनामत, गालखाद परत, मतलब डूबत ऋण अनामत और डूबत ऋण वापसी, है ना। बहुत सारे प्रकार के व्यवहार देखे, लेकिन उन सब व्यवहारों में सबसे पहले हमने देखा था रोकड़ व्यवहार और उधार व्यवहार। ऐसा कुछ देखा था? देखा था ना। तो जब छोटा धंधा होता है ना, जब छोटा धंधा होता है, छोटा बिजनेस होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, छोटा धंधा वाले, मतलब उसको बहुत ज़्यादा हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। बहुत कम व्यवहार होते हैं। सुनार की दुकान है तो सुनार की दुकान पे महीने में शायद 5 या 6 बार ही खरीद बिक्री होती हो, लेकिन पूरे महीने की कमाई उसकी उसमें हो जाती है ना। तो उसके व्यवहार बहुत कम होते हैं। ऐसे दिन में शायद 2 या 4 ही खरीद बिक्री करने वाले हो आए, लेकिन उसमें उसका पूरे महीने का चल जाता है। तो ऐसे व्यवहार के लिए क्या होता है कि हम एक चौपड़ा रखते हैं जिसमें पूरा का पूरा व्यवहार लिख देते हैं। सब जितने भी व्यवहार है एक ही चौपड़े में लिख देते हैं, बात खत्म, है ना। एक ही चौपड़े में, एक ही वही में लिख देते हैं, है ना। उसको हम बोलते हैं चौपड़ा, वही या बुक। खाता चौपड़ा, खाता ना चौपड़ा, है ना। मेड़ कहेवाय, मेड़। तो व्यवहार की बात करें तो अगर व्यवहार बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि किराना की दुकान में क्या होता है, किराना की दुकान में कितने व्यवहार होते हैं? बहुत ज़्यादा व्यवहार होते हैं, दिन में बहुत सारे व्यवहार होते हैं, है ना। तो वो क्या करता है पता है, उसको क्या करना चाहिए पता है आपको? उसको एक ही चौपड़े में सभी व्यवहार नहीं लिख सकता वो, है ना, इतने सारे व्यवहार को। तो वो सभी व्यवहार का वर्गीकरण कर देता है। क्या कर देता है? व्यवहार का वर्गीकरण कर देता है। तो हमको पता है कि 2 प्रकार के व्यवहार हमें पता है ना। एक होता है रोकड़ व्यवहार और दूसरा होता है उधार व्यवहार। तो जो रोकड़ व्यवहार होता है ना, उसके लिए वो एक अलग वही बनाता है, उसको बोलता है रोकड़ वही। क्या बोलता है? रोकड़ वही। गुजराती में उसको बोलते हैं रोकड़ मेड़, है ना। इंग्लिश में उसको बोलते हैं कैश बुक। क्या बोलते हैं? कैश बुक। और उधार वही, मतलब जो उधार व्यवहार होता है उसका वो क्या करता है, तो उधार व्यवहार का वो वापस मुख्य रूप से 2 भाग कर देता है। क्या कर देता है? 2 भाग कर देता है। माल का व्यवहार और अन्य व्यवहार, है ना। तो उधार व्यवहार में हम फर्नीचर की भी खरीदी भी, फर्नीचर की रोकड़ से खरीदी करेंगे तो क्या पे आएगा? रोकड़ वही में आएगा। लेकिन फर्नीचर की खरीदी उधार करेंगे तो क्या पे आएगा? उधार व्यवहार में आएगा। लेकिन उधार व्यवहार में कहाँ पे आएगा? माल का व्यवहार है या अन्य व्यवहार है? फर्नीचर हमारा माल तो नहीं है ना, वो तो संपत्ति है, तो अन्य में जाएगा, है ना। अगर हम 5,000 का माल खरीदते हैं तो माल के व्यवहार में आएगा, उधार खरीदते हैं रमेश भाई से, है ना। अगर महेश भाई को हम 6,000 का माल बेचेंगे उधार पे तो वो उधार व्यवहार पे, माल के व्यवहार में आएगा। लेकिन वही महेश भाई को हम अपना पुराना फर्नीचर बेच देंगे तो अन्य व्यवहार में चला जाएगा। क्लियर हुआ? अभी जो माल का व्यवहार होता है उसमें 4 प्रकार की वही बनानी पड़ती है। हमें पता है कि माल के 4 प्रकार के व्यवहार होते हैं। एक
2, 3 और 4, है ना। एक होता है खरीद, खरीद वही। दूसरा होता है बिक्री वही। खरीद वापसी वही। तो माल के व्यवहार में खरीद वही, बिक्री वही, खरीद वापसी वही और बिक्री वापसी वही, है ना। तो वही मतलब बुक, है ना। गुजराती में इसके लिए बुक शब्द अलग नहीं दिया जाता, इसलिए यहाँ पे खरीद नोंद, नोंद शब्द दिया जाता है। खरीद नोंद, वेचाण नोंध, खरीद परत नोंध, वेचाण परत नोंध। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। तो सबका कितनी सारी, किराना की दुकान वाले को कितनी सारी खरीदी होती है पूरे दिन में, कितनी सारी उधार खरीदी होती है, वो सब इसमें लिखेगा। कितना खरीद वाला माल वापस भेजना पड़ेगा, वो सब इसमें लिखेगा। कितना पूरे दिन में बिक्री करता जाएगा, वो सब इसमें लिखेगा। कैसे लिखेगा? नोट्स पेन से लिखेगा या कंप्यूटर से। ये बड़े बड़े मतलब होते हैं ना जत्थाबंद वाले, थोकबंद वाले, है ना, तो वो ऐसे लिखते हैं। बिक्री वापसी, है ना, वो ऐसे लिखते हैं। कंप्यूटर से डायरेक्ट उसमें एंट्री हो जाती है, जितना माल जाता है डायरेक्ट एंट्री करके बिल दे देते हैं, है ना। अभी इन सबको चारों को जोड़ के साथ में क्या बोला जाता है पता है आपको? इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सहायक वहिया। क्या बोलते हैं? सहायक वहिया। गुजराती में हम कहे पेटा नोंध। तो ये 4 बुक हो गई। पहली बुक हो गई ये रोकड़ वही, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 3, बुक नंबर 4, बुक नंबर 5। और अन्य व्यवहार के लिए जिसमें माल का व्यवहार नहीं होता, इसमें माल का व्यवहार नहीं होता, जिसमें रोकड़ व्यवहार भी नहीं होता, अन्य व्यवहार है, उसके लिए उसकी एक पूरी वही होती है, उसके लिए एक पूरी वही होती है, मतलब पूरा एक किताब होता है, पूरा एक चौपड़ा होता है ना। इसको हम बोलते हैं खास रोजनामचा। क्या बोलते हैं? खास रोजनामचा। गुजराती में खास आमनोन। ગુજરાતીમાં શું કહેવાય ને? ખાસ આમનોન. એટલે તમારે આની અંદર મગજમારી જ નહીં, આમનોંધ બનાવવાની જ નહીં. તમારે રોકડ વ્યવહાર હોય તો આમનોંધ બનાવવાની જ નહીં, ખાલી તમારે રોકડવાહીમાં એન્ટ્રી આપી દેવાની. માલના વ્યવહાર હોય તો આ 4 ખાતામાં એન્ટ્રી આપી દેવાની, હે ને. પણ એ ઉપરાંતનું કંઈ હોય તો જ તમારે આમનોંધ બનાવવી પડે. અહીંયા તમારે આમનોંધ બનાવવી પડે, હે ને. અને જો નાનો ધંધો હોય તો બધા જ વ્યવહાર, રોકડ વ્યવહાર હોય કે ઉધાર વ્યવહાર હોય કે માલના વ્યવહાર કે અન્ય વ્યવહાર, બધા એક જ ચોપડામાં લખાય અને એનું નામ છે આમનોંધ, જે આપણે ભણી ગયા, जो हम सीख गए, है ना। तो रोकड़ व्यवहार, उधार व्यवहार, उधार व्यवहार में माल का व्यवहार, तो माल का व्यवहार के लिए सहायक वहिया बनानी पड़ती है, पेटानोंध बनानी पड़े। उसमें 4 प्रकार है, खरीद वही, बिक्री वही, खरीद वापसी वही, बिक्री वापसी वही। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं पूरा उल्टा सिखाने वाला हूँ। मैं आपको पहले 6ठा चैप्टर नहीं सिखाऊंगा, मैं पहले 7वां सिखाऊंगा, बाद में 6ठा कराऊंगा। क्योंकि मैंने पहले क्या लिखा है? रोकड़ वही लिखा है। दिख रहा है ना आपको ये रोकड़ वही? तो पहले मैं ये करवाऊंगा, उसके बाद माल का व्यवहार वाला मैंने ये समझाया तो ये करवाऊंगा, उसके बाद मैं ये करवाऊंगा। तो पहले मैं आपको 7वां चैप्टर सिखवाऊंगा, बाद में 6ठा चैप्टर सिखाऊंगा और बाद में 8वां चैप्टर सिखाऊंगा। क्लियर हुआ आपको?
तो ये ध्यान दीजिएगा, आपको पहले कॉन्फिडेंटली ध्यान में रखना है कि रोकड़ व्यवहार कौन से हैं और रोकड़ व्यवहार कौन से नहीं है। अगर छठे सातवें चैप्टर में हमको एंट्री करनी है तो रोकड़ वही में करनी है, तो उसमें रोकड़ व्यवहार की ही एंट्री करेंगे। क्लियर हुआ आपको? एक भी उसमें उधार व्यवहार की एंट्री नहीं होगी। इतना हमें क्लियर हो जाएगा, रोकड़ व्यवहार का क्लियर हो जाएगा। अब हमें क्या सीखना पड़ेगा छठे और आठवें चैप्टर में? रोकड़ को जाने दो, रोकड़ का तो हमने काम खत्म कर दिया, रोकड़ वही में लिख दिया है ना, वो रोकड़ वही में लिख दिया। अभी जो रोकड़ व्यवहार नहीं है उसका मेरे को बोलो, उसका मेरे को बोलो। तो बोलेंगे भाई माल का व्यवहार है, चलो तो इसके लिए मेरे पास ये चार वहिया पड़ी है, उसमें हम लिख देंगे। भाई माल का व्यवहार नहीं है तो ये अन्य व्यवहार में लिख देंगे, है ना। अगर बोले माल का व्यवहार है तो छठे चैप्टर के हिसाब से काम करेंगे, अगर माल का व्यवहार नहीं तो आठवें चैप्टर के हिसाब से काम करेंगे। सीधी सी बात है। समझ में आ रहा है ना सबको? क्लियर? तो हमें क्या करना है, पहले रोकड़ व्यवहार सीखना है, जो आसान है वो पहले सीख लेते हैं, रोकड़ व्यवहार। तो वो आसान को अगर साइड में कर देंगे तो बाकी का अपने आप आसान हो जाएगा, है ना। तो पहले सातवां चैप्टर क्लियर करेंगे, वो आ जाएगा तो छठा आ जाएगा, छठा आ जाएगा, छठा और सातवां आ जाएगा तो आठवां तो आ ही जाने वाला है। क्लियर? ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये है रोकड़ वही, रोकड़ मेड़ नो नमूनो, रोकड़ वही नो नमो। उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे गुजराती में बोले तो जमणी बाजुए जमा साइड लखवानुं, जमणी बाजुए जमा साइड लखवानुं। जे हाथेथी जमीए ते जमणो हाथ ने जमणा हाथे जमा साइड लखवानुं। बराबर है ना। और हिंदी में बोले तो वही हमारा दायां हाथ होता है, जिस हाथ से हम खाना खाते हैं उसी हाथ से हमें जमा लिखना है और बाएं हाथ पे हमें उधार लिखना है। उसके बाद दोनों साइड हमारा 1 2 3 4 5 5 कॉलम रहेगी। पहली तारीख की रहेगी, दूसरी विवरण की विगत की रहेगी, उसके बाद 5 नंबर, उसके बाद खाता वही पाना नंबर, उसके बाद रकम लिखना है ना। इसी तरह वापस तारीख, विगत, वाउचर नंबर। यहाँ पे देखो 5 नंबर, यहाँ पे वाउचर नंबर, ऐसा क्यों? उसका कारण मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद खाता वही पाना नंबर, वो खाता वही पाना नंबर का ब्लॉक छोड़ के रखना है, उसका हम बाद में पढ़ेंगे 9वें चैप्टर में, 9वें 10वें चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद रकम है। तो मुझे ये बताओ, ये रोकड़ वही है, मतलब रोकड़ खाता समझ लो। तो रोकड़ में मेरे को बताओ कि नियम क्या है रोकड़ का, रोकड़ क्या होता है, रोकड़ का उधार जमा का क्या नियम है, रोकड़ का उधार जमा का क्या नियम है? रोकड़ मिलकत संपत्ति है, तो आवे तो उधार जाए तो जमा, हाँ आवे तो उधार जाए तो जमा, हाँ। तो अहींया रोकड़ आवे तो उधार बाजू लखवानो, એટલે એમાં લખેલું છે, જો આવક લખેલું છે, આવક લખેલું છે વિગતમાં, જાય તો જમા બાજુ લખવાનો, વ્યય જાવક લખેલું છે વિગતમાં। બસ સિમ્પલ જ છે। તમારા ધંધામાં પૈસા આવે તો ઉધાર કરવાનું છે, ઉધાર બાજુ લખી દેવાનું, તારીખ લખી દેવાની, અને આપણી પાસે પૈસા આવે એટલે આપણે કોઈને શું આપીએ? મારી પાસે પૈસા આવે તો હું તમને શું આપું? મારી પાસે પૈસા આવે તો હું તમને શું આપું? તમે મને ફી આપો તો હું તમને શું આપું? સેવા આપે, પણ કાનૂની દ્રષ્ટિએ મારે સબૂત શું છે કે તમે મને ફી આપી? रसीद 5। अगर आपने मेरे को फीस दिया तो मैं आपको रसीद देता हूँ, वो रसीद को 5 बोलते हैं। तो 5 नंबर लिखा है यहाँ पे, है ना। अगर तो मेरे को उस 5 का नंबर लिखना है यहाँ पे, ताकि मैं उस रसीद बुक में मैं देख सकूँ। इसी तरह जावक बाजू क्या लिखा है, जमा बाजू जावक, तो वहाँ पे पैसे की जावक लिखनी है हमको, है ना। अगर मैं किसी को पैसा देता हूँ, मेरे को कोई पैसा देता है तो मैं उसको रसीद देता हूँ, लेकिन मैं किसी को पैसा देता हूँ तो मेरे पास क्या होता है? मैं किसी को पैसा देता हूँ तो मेरे पास क्या होता है? सबूत होना चाहिए ना मेरे पास।
उस सबूत को क्या बोलेंगे? वाउचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाउचर। इसलिए वहाँ पे वाउचर नंबर लिखना होता है। ठीक है। बिल होता है, बिल। अगर कोई मेरे को, मैं कहीं से खरीदी कर रहा हूँ 10,000 की, तो मैं उसको 10,000 का पैसा 10,000 रुपया देता हूँ, तो मेरे को बिल देता है ना, वो बिल मेरे लिए क्या हो जाएगा? वाउचर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हुआ। देखो क्या लिखा है, हाथ पर रोकड़, हाथ पर शेष 5,000 है ना। तो वो पहले से थी, वो ना अभी आई है कि ना गई है, लेकिन पहले से जो होती है तो वो हमारा उधार बाजू रहता है, संपत्ति है तो, है ना। तो क्योंकि वो पहले से हमने उधार किया है तो वो शेष आगे लाए। पिछले साल का हमारा बाकी है या पिछले महीने का बाकी है, तो शेष आगे लाए या बाकी आगे लाव्या, या फिर अब शुरुआतनी शिलक ऐसा भी लिख सकते हो, प्रारंभिक शेष भी लिख सकते हो। रकम में लिख देंगे 5,000, खाता बात खत्म। उसके बाद क्या दिया है, 3 तारीख को गीता ने 3,000 माल रोकड़ेથી વેચ્યો। चलो माल વેચ્યો છે तो पैसा આવશે કે જશે? माल વેચ્યો છે तो पैसा આવશે કે જશે? બોલો બોલો। माल વેચ્યો तो पैसा આવશે ને, माल ગયો पैसा આવે, આવે તો ઉધાર, આવે તો ઉધાર, એટલે ઉધાર બાજુ આપણે લખીએ વેચાણ ખાતે 3,000 લખાય ને। ત્યાર પછી શું કહે છે, અમિત પાસેથી રૂપિયા 2,000નો માલ રોકડેથી ખરીદ્યો તો પૈસા આવશે કે જશે? રોકડા આવશે કે જશે? જશે। રોકડા આવશે નહીં, માલ આવશે, રોકડા જશે। રોકડા જાય તો આવે કે જમા? જમા। તો જમા બાજુ લખ્યું છે 2,000, जो देखाय છે 5 तारीख લખેલી છે, જમા બાજુ 2,000। ઓકે। ત્યાર પછી શું કીધું, 7મામાં ધંધામાં વધુ નાણાંની જરૂર હોવાથી 5,000 રોકડા ધંધામાં લાવ્યા। ધંધામાં પૈસા આવ્યા કે ગયા? આવે તો ઉધાર। પણ કોના ખાતે લખવાનું? સામે નામ શું આવશે? ખાતામાં શું નામ લખશું સામે? મૂડી ખાતે લખાય કે માલિક લાવ્યા છે આ પૈસા? એટલે મૂડી ખાતે લખ્યું જો 7 તારીખમાં દેખાયું? આર્યુ દેખાય છે ને? ચલો ત્યાર પછી શું કહે છે, રૂપિયા 800 વીમા પ્રીમિયમના ચૂકવ્યા। રૂપિયા 800 વીમા પ્રીમિયમના ચૂકવ્યા, પૈસા આવ્યા કે ગયા? ગયા। ગયા જાય તો જમા, એટલે જમા બાજુ લખ્યું જો 9 તારીખે વીમા પ્રીમિયમ ખાતે 800। 10મામાં ગણેશ ફર્નિચર માર્ટમાંથી 4,000નો ફર્નિચર રોકડેથી ખરીદ્યું। 4,000નું ફર્નિચર રોકડેથી ખરીદ્યું, પૈસા આવ્યા કે ગયા? ગયા જાય તો જમા બાજુ લખ્યું જો। પણ શેના ખાતે? સામે કયા ખાતું લખવાનું? આપણે આમનોંધ બનાવીએ તો શું લખીએ? ફર્નિચર ખાતે ઉધાર તે બેંક કે રોકડ ખાતે જમા। તો ફર્નિચર ખાતે ઉધાર થયું એટલે ફર્નિચર એ સામેનું ખાતું જે હોય ને ત્યાં લખવાનું નામ ફર્નિચર ખાતે, હે ને। કમિશન પેટે રૂપિયા 1,500 મળ્યા અને દલાલીના 1,200 ચૂકવ્યા, તો પૈસા આવ્યા કેટલા ને ગયા કેટલા? આવ્યા 1,500, તો 1,500 આવક બાજુ લખી દે, ઉધાર બાજુ ગયા કેટલા? 1,200, તો જાવક બાજુ લખી દે, દલાલી ખાતે 1,200। મહેશ પાસેથી લેવાના હતા, લેણા પૈકી 3,000 મળ્યા, તો પછી એમાં મહેશનું નામ જ લખવું પડે, કારણ કે એને આપણે લખેલા હતા। તો મહેશ ખાતે 3,000 મળ્યા, તો મહેશ ખાતે ઉધાર કરી દઈએ 3,000, નહીં કરી દીધા છે મહેશ ખાતે 3,000। ત્યાર પછી શું કહે છે, પગારના રૂપિયા 1,000 અને લારી ભાડાના રૂપિયા 200 ચૂકવ્યા। ચૂકવ્યા તો પૈસા ગયા, જાય તો જમા બાજુ લખી દે, પગાર ખાતે 1,000 અને લારી ભાડા ખાતે 200। ધંધા માટે યંત્ર ખરીદ્યું 2,000, સોરી પ્રકૃતિને જૂના હિસાબ પેટે 3,000 ચૂકવી આપ્યા, પ્રકૃતિને ચૂકવ્યા તો પૈસા ગયા, જાય તો જમા, પ્રકૃતિનું નામ છે એટલે પ્રકૃતિ ખાતે જમા। ધંધા માટે યંત્ર ખરીદ્યું રૂપિયા 2,000, યંત્ર ખરીદ્યું તો પૈસા ગયા, જાય તો જમા, યંત્ર ખાતે જમા 2,000, યંત્ર ખાતે ઉધાર તે રોકડ ખાતે જમા। ધંધામાં વધુ નાણાંની જરૂર પડતા રમેશભાઈ પાસેથી 10,000ની લોન 10% વ્યાજના દરે લીધી। ધંધામાં 10,000ની લોન લીધી, ધંધામાં પૈસા આવે તો ઉધાર, 10,000 આવી ગયા અહીંયા ઉધાર બાજુ।
तो रोकड़ खरीदी 7,000, रोकड़ खरीदी एटले खरीद करिए तो पैसा जाए तो जमा 7,000 बाजू लखा, जमा बाजू कारण लखी दीधुं खरीद खाते। प्राइम कोऑपरेटिव बैंक में 3,000 भर्या, 3,000 भर्या भले बैंक में पण रोकड़ा तो गया ने, रोकड़ा जाए तो जमा, रोकड़ा जमा 3,000 करी दीधा। हवे 28 तारीख એટલે છેલ્લી તારીખ તો આ મહિને ફેબ્રુઆરી મહિનામાં એમ બી 28 તારીખ જ હોય, એટલે 28 તારીખે મહિનો પૂરો થાય છે। તો આ વસ્તુ આપણી પાસે છે નહીં, આ વસ્તુ આપણી પાસે છે નથી। આટલી બધી અહીં સુધીની બધી એન્ટ્રી આપણે આપી દીધી। અહીંયા સુધીની બધી એન્ટ્રી આપ્યા પછી તમારે ઉધાર બાજુની રકમનો સરવાળો કરવાનો, જમા બાજુની રકમનો સરવાળો કરવાનો, બંને સરવાળો કરવો જોઈએ, બંને બાજુનો સરવાળો કરવો જોઈએ। આ જો ઉધાર બાજુનો સરવાળો તો અહીંયા આપેલો છે 27,500, જમા બાજુનો સરવાળો ખબર ને, જમા બાજુનો કરો 4 ને 2 6 ને 2 8 ને 1 9 ને 10 11 12 13 14 24 200, જમા બાજુનો સરવાળો થાય છે 24,200। 24,200 માંથી 27,500 બાદ કરવો જોઈએ, 24,200 માંથી 27,500 બાદ કરવો જોઈએ, કેટલા આવે છે? 3300 આવે છે। આ જે 3300 આવ્યા તે તમારે જે બાજુ ઘટતા હોય ને એ બાજુ લખી દેવાના ને બંને બાજુ સરવાળો સરખો કરી દેવાનો અને ત્યાં લખી દેવાનું તમારે બાકી આગળ લઈ ગયા, એટલે કે રોકડા તમારી પાસે કુલ 27,500 આવ્યા અને એમાંથી કેટલા ગયા? 27,500 આવ્યા અને કેટલા ગયા? 24,200 ગયા। 27,500 આવ્યા અને 24,200 ગયા, તો તેમ છતાં તમારી પાસે હજુ 3300 રૂપિયા પડ્યા છે, 3300 રૂપિયા છે। એને આવતા મહિને પાછું શરૂઆતમાં લખી દેશું આપણે, બાકી આગળ લાવ્યા શરૂઆતની શિલક। અહીંયા કેમ બાકી આગળ લઈ ગયા? 3300 છેવટની આખરની શિલક લખી ने, हाँ शेष आगे लेके अंतिम शेष है ना, वो अगले महीने प्रारंभिक शेष बन जाएगी पहली मार्च को। आया समझ में? इसलिए उसने क्या किया, अगले महीने का यहाँ पे पहले नीचे ही लिख दिया, नीचे एक लाइन करके नीचे लिख दिया, देखो शेष आगे लाए बाकी आगे लाविया, लिख दिया है ना। इस तरह से आपको ये चैप्टर करना है। कैसा लगा आपको? आसान लगा कि हार्ड? आसान है।